आज हम पढ़ेंगे कि प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है। इससे पहले हमने विभिन्न प्रजातियों के बारे में पढ़ा कि विभिन्न जो प्रजातियां हैं वो किस प्रकार से तय होती है, जनजातियां तथा प्रजातियों में क्या अंतर होता है। इसके अलावा इन प्रजातियों के निर्धारण में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। कल का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध का सिद्धांत, जॉन स्ट्राटा थ्योरी को पढ़ा। तो इस प्रकार से हम प्रजातियों का जो चैप्टर है, जो मानव भूगोल की रीड है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक समझे जाते हैं मानव भूगोल में, वो यही टॉपिक है प्रजाति से संबंधित, कि प्रजातियों को हम किस प्रकार से बांटे। तो इससे पहले का जो हमारा अध्ययन रहा है, उस अध्ययन में हमने देखा है कि जो प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया जाता है, वह वर्गीकरण हम किस आधार पे करते हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर करते हैं, या उनके आनुवंशिक जो गुण होते हैं उनके आधार पर, उनकी हेरिडिटी जो होती है उसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। जो प्रजाति है या जिसे नरवंश कहा जाता है, देश, वो ट्राइब नहीं है, वो कबीला या जनजाति नहीं है। ये सभी बातें हमने इससे पहले वाले जो क्लासेज रही है उन क्लासेज में पढ़ा है। आज हम पढ़ते हैं कि इन प्रजातियों के वर्गीकरण करने के लिए किन किन आधारभूत बातों को देखा जाता है, किन किन आनुवंशिक गुणों को आधार मानते हुए ये तय किया जाता है कि फला व्यक्ति किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इसको समझने का एक सीधा सा अर्थ इस प्रकार से है कि आप जो भी विशेषताएं पढ़े, उन सभी विशेषताओं को आप अपने खुद के ऊपर या अपने ही किसी जानकार के ऊपर उसे अप्लाई करें कि हाँ, ये विशेषता उस व्यक्ति में मिलती है। इसका अर्थ है कि ये जो व्यक्ति है ये फला प्रजाति से बिलोंग करता है। तो ये आधार कौन कौन से है, इन सभी आधारों को ये लगभग 2 क्लासेस में कंप्लीट होगा। आज की क्लास में आज कुछ जो आधार हैं उन आधारों को हम कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी के जो आधार रहेंगे उन आधारों को हम अगली क्लासेस में देखेंगे। शुरू करते हैं प्रजाति निर्धारण के आधार, बेसिस ऑफ रेस डिटरमिनिज्म, यानी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कोई रेस किस प्रकार से है। तो प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, इसको हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये किस प्रकार की अवधारणा है। तो ये प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है जिसका निर्धारण एक बहुत बड़े समूह में, प्रजाति होने के लिए जरूरी है कि एक बहुत बड़ा समूह हो। ऐसा नहीं कि 4 व्यक्ति एक जैसे मिल रहे हैं और उस 4 व्यक्तियों को मिलाकर हम कहें कि ये फला प्रजाति है। नहीं, प्रजाति होने के लिए आवश्यक शर्त है कि उनका एक बहुत बड़ा समूह हो, विश्व के किसी विशिष्ट भागों में ही ये निवास करते हो, और इतना बड़ा समूह हो कि जिन्हें हम प्रजाति के वर्ग में रख सके। तो बड़े समूह में पाए जाने वाले आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर, ऐसे लक्षण जो आनुवांशिक तरीके से जीन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की संतति में पहुंचाए जाते हैं, उनके जो शारीरिक लक्षण हैं वो उन्हीं की पीढ़ियों के अनुसार पाए जाते हैं। उनके शारीरिक लक्षणों में समानता पाई जाती है, उन्हीं के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो सामान्यतः इसके वर्गीकरण में हम किन किन आधारभूत तत्वों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्यतः इसमें से ज्यादातर जो है वो है बाह्य शारीरिक लक्षण, फिनोटाइप्स जो है, कुछ होते हैं जीनोटाइप्स जो आनुवंशिकीय लक्षण होते हैं, और जो बाहरी लक्षण होते हैं वो कहलाते हैं फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स
यानी बाहरी शारीरिक लक्षण, वो दिखने में कैसा है, उसकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की है। जीनोटाइप में उसके आंतरिक जो तत्व है, उनके जो जीन है, उन जीन में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, उससे संबंधित रहता है जीनोटाइप। बाह्य शारीरिक लक्षणों के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, कुछ ऐसे शारीरिक लक्षणों का चयन करते हैं जिनमें व्यक्तिगत भिन्नता अत्यल्प होती है, यानी जो डिफरेंशिएशन जो रहता है, पर्सनैलिटी का जो डिफरेंशिएशन रहता है कि अलग अलग पर्सनैलिटी के व्यक्ति पाए जाते हैं। आप भी देखें तो आप में से हर कोई दो, आप में से किन्हीं को दो को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो आप दोनों में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, लेकिन जो प्रजातियां होती हैं उनमें ये फर्क जो है बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। इन लक्षणों की अगर हम बात करें तो वो लक्षण है त्वचा का रंग, यानी एक ही प्रजाति में रहने वाले या एक ही प्रजाति से संबंधित जितने भी जो लोग हैं उनकी त्वचा का रंग एक समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो निग्रो लोग हैं वो आपको श्वेत वर्ण के मिलेंगे, नहीं, सारे ही निग्रो आपको काले रंग के देखने को मिलेंगे। बालों का आकार, बालों का प्रकार, उनका कद, उनके मुख की बनावट, मुख चौड़ा है, लंबा है, कद छोटा है, लंबा है या मझला है, नेत्रों का रंग और आकृति, आंखें गोल है, आंखें चौड़ी है कि आंखें तिरछी है, आंखों का रंग नीला है या भूरा है या काला, पुतली जो है उस पुतली का रंग कैसा है, काले रंग की पुतली है या नीले रंग की पुतली है या भूरे रंग की पुतली है। होठ का आकार, होठ छोटे हैं या होठ बड़े हैं, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनके होठ बाहर की तरफ लटकते हुए मिलेंगे। तो हम कुछ ऐसे बेसिस बनाकर हम इसका अध्ययन करेंगे। फिर बात करते हैं हम नासिका की आकृति। नासिक यानी जो नोज जो होता है, उस नोज की आकृति किस प्रकार की है। नोज यानी उनका नाक तीखा है या चौड़ा है, इस आधार पर भी हम प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। कैसे नापते हैं या कैसे पता लगाते हैं वो हम आगे देखेंगे। नासिका सूचकांक जिसे कहा जाता है नोजल इंडेक्स या नोज इंडेक्स, कैसे पता किया जाता है उसको भी पढ़ेंगे। फिर है कपालिक सूचकांक जिसे सेफालिक इंडेक्स कहा जाता है। हमारा जो कपाल जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, उस खोपड़ी के आधार पर भी हम पता लगाते हैं कि ये किस प्रजाति का है। अब उसका भी एक मापदंड है, उस मापदंड को हम समझेंगे कि किस मापदंड के आधार पर ये तय किया जाता है कि उसका जो कपाल है वो मुझे बताएगा कि ये किस प्रजाति से बिलोंग करता है। इसी प्रकार से जबड़ों का उभार, प्रोग्नेथिज्म, जबड़े बाहर की ओर निकले हुए या अंदर की ओर धसे हुए। कपालिक क्षमता, कार्टियल कैपेसिटी, जो खोपड़ी है उस खोपड़ी में कितना माल आ सकता है। माल का अर्थ होता है कि खोपड़ी को ले लिया हमने और उल्टा किया, और उल्टा करने के बाद उसमें पानी भरा या कुछ दाने भरे सरसों के, और हमने देखा फिर सरसों के दानों को निकाल कर हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने सरसों के दाने उस खोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। तो ये कुछ आधार है, इन आधारों पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है और इन्हीं वर्गीकरण को आज हम पढ़ेंगे। कुछ वर्गीकरण के आधार आज कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ वर्गीकरण के आधार अगली जो क्लास रहेगी उसमें हमको अच्छी तरीके से समझा दिए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। शरीर का कद, अगर हम कद की बात करें तो एक आसान सा एक चैप्टर है कि हम कद के आधार पर महिला और पुरुष को हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लंबे कद के होते हैं, कुछ मझले कद के होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नाटे कद के होते हैं। जब हमने बुशमैन को पढ़ा वो काफी लंबे थे, जब हमने पिग्मी को पढ़ा तो वो बिल्कुल नाटे कद के 4 फुट की ही हाइट थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रजातियों में शरीर का जो कद है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है
देखते हैं आगे। ये प्रजाति विभेदीकरण का यह एक सरलतम साधन है। भिन्न भिन्न कद के लोगों को विभिन्न प्रजाति का वंशज माना जाता है, जिस प्रकार से मैंने बताया। हिगड़े या नाटे कद के लोग प्रारंभिक प्रजातियों में और लंबे कद के लोग विकसित प्रजातियों में पाए जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि प्रारंभिक प्रजातियां कौन कौन सी थी। इससे पहले हमने ग्रिफिथ टेलर का एक सिद्धांत पढ़ा है, प्रवास कटिबंध का सिद्धांत। वो कहता है कि जो महाद्वीपों के बाहरी किनारों पर जो जनजाति प्रजातियां रहती है, वो सभी प्रजातियां सबसे पुरानी है, और जो मूल केंद्र जो है, कार्डियल जो क्षेत्र है, वहां पर जो प्रजाति अभी रहती है वो सबसे नवीनतम है। इस आधार पर हम देखें तो जो किर्गिज है वो सबसे नए हैं, और जो निग्रो या एस्किमोज जो हैं वो सबसे पुराने हैं। यानी जो पुराने हैं उनका कद है छोटा, पिग्मी का कद छोटा मिलेगा आपको, एस्किमो का भी छोटा कद मिलेगा, लेकिन बुशमैन, आपके मसाई और जो किर्गिज है उनके कद आपको लंबे मिलेंगे। तो ये कुछ आधार है। इस लक्षण का प्रयोग टॉपिनार्ड नाम का एक मानव शास्त्री था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्री या ह्यूमन ज्योग्राफिस्ट भी कह सकते हैं, या ह्यूमनिस्ट भी कहा जा सकता है। टॉपिनार्ड नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले इस वर्गीकरण या इस लक्षण को आधार मानते हुए प्रजातियों का वर्गीकरण किया। उन्होंने एक श्रेणी बनाई कि कितने सेंटीमीटर की ऊंचाई तक के व्यक्ति को इस श्रेणी में रखा जाए। तो जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से कम है उन्हें नाट्यकद या बौनों की श्रेणी में रखा गया। जो 160 से 165 सेंटीमीटर तक है उसे मजले, इंटरमीडिएट, और जो 165 से 170 सेंटीमीटर के बीच तक की लंबाई रखते हैं उन्हें लंबे कद वाले व्यक्तियों में या प्रजातियों में शामिल किया गया। तो ये इस प्रकार से एक क्लासिफिकेशन किया गया टॉपिनार्ड व्यक्ति ने। अधिक लंबे की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से भी अधिक। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रजातियों को कद के आधार पर बांटने का कार्य किसने किया? टॉपिनार्ड ने किया। ये एक मानव शास्त्री था जिन्होंने सेंटीमीटर 160 से लगाकर 170 से अधिक तक की ऊंचाई के आधार पर अलग अलग प्रजातियों के वर्गीकरण का एक आधार प्रस्तुत किया। अब कद की भिन्नता की बात करें तो कद की भिन्नता मात्र आनुवंशिक जीन्स पर निर्भर नहीं है। हम नहीं कह सकते कि अगर उसका दादा या उसका नाना या नानी अगर लंबे कद की है तो उनका दोहिता या जो पुत्र है वो भी लंबे कद का होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कद जो है वह मनुष्य के पौष्टिक आहार पर भी निर्भर करता है। अगर आपको पौष्टिक आहार अच्छी तरीके से मिलता है तो आपका कद अच्छा होगा। हम पिग्मी का बात करें कि पिग्मी की जो उम्र रहती है लगभग 40 वर्ष के आसपास ही रहती है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो कहा गया था, उस समय हमने पढ़ा था कि एक ही प्रकार का भोजन लंबे समय तक करने के कारण, पोषक तत्वों की कमी होने के कारण पिग्मी जो है वो जल्दी बढ़ जाते हैं, उनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। तो पोषण की कमी का भी योगदान रहता है हाइट कम होने में। तो केवल जीन्स के आधार पर हम नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति का कद लंबा होगा, तो इसके पीछे कारण है उसके जीन्स, उसके आनुवंशिक लक्षण नहीं। पौष्टिक आहार होता है वह तय करता है कि व्यक्ति का कद किस प्रकार का रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। बालों की बनावट। तो बालों की बनावट के आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बालों का कोई एक स्ट्रक्चर, वेरियस इन हेयर फॉल विच प्रोड्यूस द डिफरेंट वेज पैटर्न्स। यहाँ पर बाल जो है एकदम सीधा, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि लहरदार, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि घुंघराला, अत्यधिक घुंघराला। तो
अगर हम प्रजातियों का वर्गीकरण देखेंगे तो इन प्रजातियों के वर्गीकरण में हम पाएंगे कि ज्यादातर जो एस्किमो जो है, एस्किमो के बाल आपको सीधे मिलेंगे, जो निग्रो है उनके बाल आपको कह सकते हैं घुंघराले मिलेंगे। तो इन आधार के जो दिए गए हैं उनसे भी प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है कि सिर के बालों की बनावट को प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु महत्वपूर्ण माना गया है। ये भी एक बहुत बड़ा आधार है। आप में से भी किसी के बाल इस श्रेणी में आ सकते हैं कि किस श्रेणी में आ रहा है, तो मैं किस प्रजाति से बिलोंग करता हूं। केशों की बनावट पर पर्यावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का प्रभाव इस प्रकार से नहीं पड़ता है कि अगर आपके घुंघराले बाल हैं और आप ठंडे क्षेत्रों में चले जाए और कहते हैं कि ठंडे क्षेत्रों में जाने के बाद आपके घुंघराले बाल हो गए वो एकदम सीधे हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप किसी भी जलवायु में जाए आपके बाल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो पर्यावरण का प्रभाव बालों की बनावट पर नहीं पड़ता है। बाल जो होते हैं हमारे वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होते हैं, और जो वंशानुक्रमण द्वारा निर्धारित होते हैं वही प्रजातियों का आधार होता है। फिर हम बात करें कि हम तो हेयर का जो स्ट्रेटनर आता है उस स्ट्रेटनर से सीधे करवा देते हैं। स्ट्रेटनर की जो प्रोसेस है वो एक सामाजिक या सांस्कृतिक प्रक्रिया है। मानव ने अपने लाभ के लिए कह दीजिए या अपने आप को अलग दिखाने के लिए इस प्रकार की मशीनों का निर्माण किया। तो वह उसका एक सांस्कृतिक या सामाजिक हिस्सा है जिसमें उसने बदलाव किए। वो वंशानुक्रम को बदल नहीं सकता। घुंघराले बाल वाले पिता है तो उनकी संतानों के भी बाल घुंघराले मिल सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जाती है। ये जो आधार है ये प्रस्तुत किया था बिल्स एंड हाइजर ने। बालों के आधार पर इन्होंने 5 प्रकार की प्रजातियों का वर्गीकरण किया जो बालों के आधार पर थी। सीधे केस, स्ट्रेट है, जिनके बाल एकदम सीधे होते हैं, एकदम सीधे खड़े, सिर के ऊपर सीधे एकदम खड़े बाल वाला जो भी है वो काकेसाइड या मंगोलाइड में। अब काकेसाइड और मंगोलाइड क्या होता है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम समझते रहते हैं, हालांकि ये वर्गीकरण बाद में आया। काकेसाइड का अर्थ होता है कि यूरोपियन जो क्षेत्र लोग होते हैं, यूरोप में इंग्लैंड के आस पास के क्षेत्र में, स्कॉटलैंड का, ये जो रूसिया रसिया का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको हम काकेसाइड या गोरे प्रजातियों के अंतर्गत रखते हैं। मंगोलाइड की अगर बात करें तो चीन, जापान और नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा इलाका है वहां पर जो प्रजातियां रहती हैं, छोटी छोटी सी आंखें, हाइट कम, चाइनीज लोगों के बाल, कहते हैं ना कि बाल सीधे है तो इसका मतलब क्या कि चाइनीज जैसे बाल वाला है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उन्हें हम सीधे बाल वाली प्रजातियों में रखते हैं। और सीधे बाल वाली जो प्रजातियां हैं कौन कौन सी हैं, तो आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि एक तो है मंगोलाइड और एक है आपके काकेशियन। ये वर्गीकरण हम आगे आने वाली क्लास जो रहेगी उसमें पढ़ेंगे। सीधे बाल वाले हो गए काकेसाइड, मंगोलाइड। बात करें हम लहरदार बाल, वेवी हेयर, देखिएगा ये वाला स्ट्रेट वाला हो गया काकेसाइड। जब हम वेवी के बारे में बात करें तो इस प्रकार के जो बाल होते हैं वो पॉलिनेशियन, बात आती है कि पॉलिनेशिया कहाँ है। ऑस्ट्रेलाइड तो आप जानते हैं, द्रविड़ आप अच्छी तरीके से जानते हैं, भूमध्य सागरीय आप अच्छी तरीके से। पॉलिनेशियन जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ छोटे छोटे द्वीपों का असंख्य द्वीप है, उन द्वीपों का एक समूह है जिसमें एक माइक्रोनेशिया कहलाता है, एक ओशिनिया कहलाता है, एक पॉलिनेशिया कहा जाता है। तो वो पॉलिनेशिया यानी ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर वाला क्षेत्र है। तो उन क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्हें हम लहरदार बालों वाले में शामिल करते हैं। तो लहरदार बाल। नेक्स्ट चलते हैं घुंघराले केस यानी क्योरली हेयर। तो पश्चिमी एशिया, यूरोप तथा भारत में इस प्रकार के बाल वाले लोग देखने को मिलते हैं। हमारे बालों में भी इस प्रकार के थोड़े से बल पड़ते हैं, एकदम सीधे से नहीं रहते हैं, तो हम इसे घुंघरालों की श्रेणी में रखेंगे। फिर है एंठनदार
किंकी है। अब ये ऐंठनदार केस कैसे होता है? ऐंठनदार केस का अर्थ होता है, ऐंठना का अर्थ होता है फंसना, कि अगर उसके बालों में अगर कंघी भी डाल दे तो कंघी फंस जाए, इतने कठोर, यानी कंघी जाए नहीं, इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो ऐंठनदार बाल कहलाते हैं। और निग्रो जो प्रजाति है उसमें इस प्रकार के बाल पाए जाते हैं। फिर है ऊनी केस, यानी ऊन के समान बाल, तो नियो प्रजाति में इस प्रकार के बाल पाए जाते हैं। तो ये वर्गीकरण किसने किया? बिल्स एंड हाइजर ने अपने आधार पर इस प्रकार से इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, बालों की बनावट के आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं, आंखों का रंग एवं बनावट। आंखों का रंग कैसा है? तो आंखें मैंने कहा या फिर तो भूरी होगी, या नीली होगी, या काली होगी। तो जो पुतली का जो रंग है उसके आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। सामान्यतः सभी प्रजातियों की आंखों का रंग काला होता है, फिर भी आंखों की पुतली का रंग हरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है और भूरा भी हो सकता है। तो जो नियो प्रजाति होती है, उन नियो प्रजाति में पुतली का जो रंग होता है वो काला होता है। काकेशियन जो यूरोप में रहती है, उस प्रजाति में आंखों की जो पुतली यानी नीली आंखें या भूरे रंग की आंखें पाई जाती है। और उनकी आंखों की जो बनावट है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। आंखों की बनावट का अर्थ होता है कि आंखें एकदम गोल है, या फिर आंखें जो है इस प्रकार से थोड़ी सी चौड़ी है, या कुछ जो है उनमें आपको इस प्रकार से थोड़ी सी ऐसे तिरछी आंखें देखने को मिलेगी। तो ये जो फर्क है ये हमें अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कि कुछ आंखें बादाम की तरह तिरछी होती है, जैसे जापान और उत्तरी अफ्रीका के लोगों की, या मंगोल प्रजाति या चीन और जापान में रहती है। इनकी आंखें आधी खुली स्लैंट आईज होती हैं, और भारतवासियों की आंखों का रंग देखने को काला पाया जाता है। तो इस आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं कि आंखों की जो बनावट है उस आधार पर भी प्रजातियों का हम इस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की आंखों वाले लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ऑर्बिटल इंडेक्स भी पढ़ेंगे हम। ऑर्बिटल इंडेक्स क्या होता है? जिसे नेत्रों का घातांक कहा जाता है। ठीक है, तो आंखों का जो गोलक है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकाला जाता है, तो उससे इंडेक्स बना जाती है जिसे घातांक कहा जाता है। उसको भी हम आने वाली क्लासेस जो रहेगी उसमें विशेष तौर पर पढ़ेंगे। अभी आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है त्वचा का रंग, कि त्वचा के रंग के आधार पर भी क्या वर्गीकरण किया जा सकता है। तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, रेस इज नॉट ए स्पेशल कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, तो किसी प्रकार की स्पेशल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं होता है। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? देखिए, ये व्हाइट, ये ब्लैक, ये येलो और ये रेड। अब देखो, व्हाइट लोग हैं, इस प्रकार के लोग कहाँ पर मिलते हैं? तो इस प्रकार के जो लोग हैं हमें यूरोप में मिलेंगे, इंग्लैंड में मिलेंगे। अंग्रेज जो लोग हैं इसी प्रकार के हैं। हम ब्लैक लोगों की बात करें, ये आपको अफ्रीका में मिलेंगे। येलो लोग क्लियर कलर के आपको देख लीजिए, चाइना जैसे, जापानी जैसे लग रहा है, ये आपको कहाँ मिलेंगे? चाइना और जापान में मिलेंगे, या मंगोलिया में मिलेंगे। रेड इंडियंस ये मिलेंगे आपको या फिर तो दक्षिणी अमेरिका में मिलेंगे, या फिर ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। तो हम इस चित्रों के माध्यम से भी अलग अलग प्रजातियां, तो ये दिख है तो सभी ह्यूमन, लेकिन ये ट्राइब्स नहीं है, ये रेस है, ये प्रजातियां हैं जिनमें त्वचा का रंग अलग अलग पाया जाता है। तो इन्हीं चित्र के माध्यम से अगर बालों का देख लीजिए तो बाल देख लीजिए, इनमें एकदम सीधे और लहरदार बाल है। काले लोग हैं इसमें घुंघराले बाल है। जो येलो लोग हैं उनके बाल सीधे हैं, और ये जो बाल जो है आपको काफी लंबे लंबे से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से होठों का, नाक का स्ट्रक्चर हर प्रकार से आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। त्वचा के रंग के आधार पर क्या किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है? तो त्वचा के रंग के आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो उसका जो निर्धारण किया जाता है वो किस आधार पर? तो 3 प्रमुख तत्व है, और खुद पर भी अप्लाई कर लेना कि आपकी जो त्वचा का रंग है वह किस प्रकार का है। तो उस रंग के आधार पर आप किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं। एक होता है मेलेनिया,
ठीक है। दूसरा होता है कैरोटीन और तीसरा होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये तीनों मिलकर आपकी त्वचा का रंग तय करते हैं। अब इनमें से कोई भी एक चीज की मात्रा अगर बढ़ा दो तो आपकी रंग त्वचा का जो रंग है वो बदल सकता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन का तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जिसमें बहुत बढ़िया है तो उनका रंग कह सकते हैं कि लाल या गोरा रंग का देखने को मिलेगा। देखते हैं आगे कि जब त्वचा में सबसे अधिक मेलेनिया पाया जाता है, मेलेनिया नामक तत्व बहुत अधिक पाया जाता है, तो आपकी त्वचा का रंग काला या गहरा भूरा हो जाता है। जो भी पक्के रंग के हैं या काले रंग के हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी त्वचा का रंग जो है इस प्रकार का, उसके पीछे कारण है मेलेनिया नामक तत्व। मेलेनियन की जो मात्रा है अगर घट जाए तो आप भी गोरा हो जाएंगे। इसी प्रकार से कैरोटीन की मात्रा अगर आप में अधिक है तो आपकी त्वचा का रंग पीला होगा, और अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की अधिकता है तो आपकी त्वचा का रंग श्वेत या गोरा होगा। त्वचा पर पर्यावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है, ये भी हमें पता है। जैसे कि लगातार अगर आप ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जहाँ पर तेज धूप पड़ती है, दक्षिणी भारत का देख लीजिए, चाहे अफ्रीका में जहाँ से इक्वेटर पास होती है उस क्षेत्रों का देख लीजिए, वहां पर आपको काले रंग की प्रजातियां देखने को मिलेगी। ठंडे क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो वहां पर आपको श्वेत रंग की, सफेद गोरे रंग के लोग देखने को मिलेंगे, और बीच वाले क्षेत्रों में आपको पीले रंग के लोग देखने को मिलेंगे, जैसे आपको चीन और जापान में देखने को मिलते हैं। रंग प्रजातीय वर्गीकरण में आकर्षक लक्षण है। इनमें हाँ, ये काला रंग का है, ये गोरे रंग का, ये पीले चमड़ी का है, लेकिन इसको श्रेष्ठ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हम रंग के आधार पर किसी भी प्रजाति का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि रंग को प्रभावित करने में कई ऐसे तत्व होते हैं जो शामिल होते हैं, जिसमें पर्यावरण भी है और कुछ आनुवंशिक गुण भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस संबंध में जैकबिय एवं स्टर्न लिखते हैं, इसलिए व्यक्तियों तथा प्रजातियों की त्वचा के रंग और मानसिक क्षमता में कोई संबंध नहीं है कि अगर रंग काला है तो वे लोग समझदार कम है या उनकी बुद्धि का कम विकास हुआ है, और जो सफेद रंग के हैं, जो श्वेत रंग के हैं, वे अपनी मानसिक क्षमता में श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे वो हमें बताते हैं कि हम प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। क्लास पूरी नहीं हुई है, बहुत सारे तत्वों को और पढ़ना है, तो जो क्लास नेक्स्ट हमारी रहेगी उसमें बाकी के चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे।